तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी जेंडर इक्वलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस पे नजर दौड़ाएंगे। सबको साउंड तो क्लियरली आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है एमडीसी पेपर जेंडर इक्वलिटी, और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और 75 नंबर का एग्जाम होगा। टाइमिंग 3 आवर मिलेगा, जैसा यहाँ पे लिखा है, देखिए 75 नंबर, टाइमिंग 3 आवर। ठीक है, अरे भाई आ जाओ यार, टिक लगाओ ना अच्छे से। हाँ, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी। जेंडर मतलब लिंग, ठीक है, और इक्वलिटी मतलब समानता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आता है यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वलिटी। ये यूनिट पढ़ना है। दूसरा है आपको डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब छुआछूत। ठीक है, एंड वायलेंस। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी एंड लीगल प्रोविजन, यानी कि लिंग समानता और लीगल मतलब कानूनी क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, चौथा यूनिट है हमारा टुवार्ड मेजर करना है जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी मतलब लिंग समानता और समानता में क्या अंतर है, यह भी बताना है। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में सभी यूनिट से। इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, ठीक। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर नोट्स इसमें हम लोग करने वाले हैं। पहला सबसे पहले यूनिट 1, ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप। तो शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, फिर हम लॉन्ग आंसर में जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन क्या है हमारा, लैंगिक समानता का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, देखिए लिंग समानता मतलब कितने लिंग होते हैं। एक होता है पुरुष, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। ठीक है, तो नपुंसक लिंग तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जमाना खत्म हो गया कि पुरुष और स्त्रीलिंग। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, और एक होता है थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर मतलब तीसरा लिंग, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं जब ट्रेन में मांगने वगैरह आते हैं ना। ठीक है, हाँ, सिक्स सिक्स सिंबल से इसको पुकारा जाता है ना। चलिए, तो किन्नड़ इसको बोलते हैं आप लोग, वो थर्ड जेंडर में आ जाते हैं। तो तीनों जेंडर में समानता होना चाहिए, केवल पुरुष और महिला में नहीं, बल्कि थर्ड जेंडर में भी समानता होना चाहिए, जिसे आप लोग छक्का के नाम से जानते हैं। ठीक है, या किन्नड़ के नाम से। तो उसमें भी इक्वलिटी आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बॉस। हाँ, तो जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है पुरुष महिला दोनों को समान अवसर देना। मैंने और एक तीसरा जेंडर भी जोड़ दिया, लेकिन साथ ही उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। इक्वलिटी को यानी कि समानता को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यह ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। हमारा भारत शुरू से ही महिलाओं को दबाया है। ठीक है, तो महिलाओं पे बहुत अत्याचार किया है प्राचीन काल से ही। महिलाएं घर में अगर लड़की बेटी जन्म लेती थी, तो बूढ़ी बूढ़ा लोग क्या करता था मालूम है ना, एकदम मुंह कान लड़का देता था, और बेटा जन्म लेता था तो एकदम हैप्पी हैप्पी। ठीक है, तो एक तरह से पूर्व धारणाएं भी हैं बहुत कुछ, की बेटी जो है दूसरे के घर चली जाएगी, कुछ काम नहीं देगी, और बेटा जिंदगी भर काम देगा। ठीक है, तो ऐसी पूर्व धारणाएं भी हैं जो कि वर्तमान समय में कारगर नहीं है। इससे समाज में न्याय और अवसरों का उचित बंटवारा और महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, अगर हम जेंडर इक्वलिटी लाएंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहले अभी शॉर्ट आंसर टाइप में समझिए, लॉन्ग आंसर टाइप में देखिएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन। लैंगिक समानता और लैंगिक समानता और लैंगिक समानता का अधिकार में अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्वलिटी, ये क्या है। यहाँ पे देखिए जेंडर इक्विटी है और यहाँ पे इक्वलिटी है। ठीक है, जेंडर समानता और लैंगिक समानता। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे इक्विटी है, यहाँ पे इक्वलिटी है। एल आई देखिए यहाँ पे गायब है, मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको एल आई नहीं दिखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सॉरी, ए एल। चलिए, तो देखिए इक्वलिटी का अर्थ है सभी को समान अवसर देना। समानता का अर्थ क्या है, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, इक्वलिटी का अर्थ है, समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर देना। ठीक है,
जबकि इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है विशेष कदम उठाकर असमानता का दूर करने पर जोर देना। ठीक है, इक्विटी का क्या अर्थ है कि विशेष कदम उठाकर महिलाओं को किसी खास क्षेत्र में जो है असमानता झेलना पड़ रहा है तो उसको हमको दूर करना है, इसे बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, उदाहरण के लिए इक्विलिटी कहेंगी कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन इक्विटी कहेगी कि लड़कियों को छात्रवृत्ति और सुरक्षा दी जाए। मतलब इक्विटी जो है यह खास तौर पे लड़कियों के लिए बनाया गया है, यह लड़कियों का सपोर्टर है। ठीक है, और इक्विलिटी बात कर रहे हैं तब तो लड़का का भी अधिकार आ जाएगा, लड़की का भी अधिकार आ जाएगा। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं इक्विटी तो केवल और केवल लड़कियों के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, समझ गए, इक्विटी वर्ड लड़कियों के अधिकार को सपोर्ट लेता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इक्विटी का एक उदाहरण है। ठीक है, समानता का एक उदाहरण है, ताकि वे शिक्षा तथा वास्तविक रूप से पहुंच सकें। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेंडर एस्ट्रोटाइप्स। ठीक है, एस्टेरोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िवादिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रूढ़िवादी नाम सुनने से ही लगता है कि पुराने ख्यालों वाला आदमी। ठीक है, एक होता है उदारवादी, क्या होता है उदारवादी, उदारवादी मतलब नया नया ख्यालों वाला व्यक्ति, नया विचारों वाला व्यक्ति उदारवादी। और एक होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारों वाला आदमी, और पुराने विचारों वाले आदमी को आप लोग पसंद नहीं करते हैं ना जी, बिल्कुल सही बात है। तो जेंडर एस्ट्रोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादी समाज में पुरुष और महिलाओं से जुड़ी, ठीक है, बनी बनाई धारणाओं, बनी बनाई धारणाएं मतलब पुरानी धारणाओं, जैसे पुरुष कमाते हैं, महिलाएं घर संभालती हैं, पुरुष कमा के लाएगा, महिला घर में खाना बनाएगी, बच्चों की परवरिश करेगी। ठीक है, ये धारणाएं महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता और रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती है, बल्कि समाप्त कर देती है और भेदभाव को जन्म देती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा, जिसमें महिलाओं को केवल उसी तरह से पुरुष चाहते हैं जिस तरह से वह एक भोग की वस्तु है। समझ रहे हैं ना भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो जो व्यक्ति, जो पुरुष या जो भी महिलाएं ऐसी बोलती हैं कि नहीं नहीं लड़की को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, घर का चूल्हा चौका पे ध्यान दो, बाकी तुम लोग किसके घर जाएगी किसके घर नहीं, आई बहुत बड़ा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना उसको बोलते हैं रूढ़िवादी धारणे वाले। ठीक है, एस्ट्रोटाइप्स, जो कि ये धारणा वाले लोग समाज के लिए खच्चड़ हैं। क्या बात करते हो वाकस, हाँ भाई खच्चड़ है, खच्चड़। यही लोग विषमानता को दर्शाता है, मतलब अलग अलग बांटता है, और ऐसी सास अगर किसी को मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाएगा आपका। ठीक है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे आपको ऐसी सास मिले जो पुराने ख्यालों वाली हो, या ससुर मिले। ठीक है, चलिए, मैं तो चाहता हूँ यार कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे साथ काम करे, मैं भी घर का काम करूँ, वो भी घर का काम करे, वो भी बाहर का काम करे, मैं भी बाहर का काम करूँ, साथ मिलके। मतलब हर व्यक्ति को ऐसा ही चाहिए कि साथ मिलके सब काम को इक्वलिटी इक्वलिटी बांट लें। ठीक है, चलिए, और हर आदमी आजकल ऐसा ही चाहता है कि हर चीज़ को हम लोग साथ मिलके बांट लें। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, लिंग, लैंगिक भूमिका और श्रम का लैंगिक विभाजन पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर रोल्स एंड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे सिंपल पूछ सकता है कि लिंग का, ठीक है, या लैंगिक विभाजन का चर्चा कीजिए, या श्रम विभाजन का चर्चा कीजिए, या लैंगिक भूमिका की चर्चा कीजिए। किसी भी एक पे पूछेगा या सभी पे। ठीक है, आंसर एक ही होगा। चलिए जानते हैं आंसर क्या होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, इसके बाद एक आएगा लास्ट में, अंतिम 6 क्वेश्चन है जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप है, वो सबसे लास्ट में मिलेगा आपको, इसी वीडियो के सबसे लास्ट में, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, जेंडर यानी कि लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, एक व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है जो यह तय करती है कि पुरुष महिला से क्या अपेक्षाएं रखी जाती है। नो डाउट कि बहुत सारे चीज ऐसी हैं जो कि चाह कर भी आप नहीं बदल सकते, है ना भाई। कुछ चीजें चाह कर भी
पुरुष बदल सकता है ना महिला बदल सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो बदल सकते हैं, उसको बदलना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर रोल्स पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्यों तक सीमित करती है। श्रम का लैंगिक विभाजन, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें पुरुषों को आर्थिक कार्य, ठीक है, यानी कि कमाने का, महिलाओं को घरेलू कार्य तक सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं के योगदान को सामान्यतः नहीं मिलती है और वे आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं पुरुषों पे, कि पुरुष कमा के देगा तब जाके हम उसमें कुछ खर्चा करेंगे, ठीक है। इससे समाज में असमानता बढ़ती है। पुरुष हिटलरगिरी दिखाता है कि हमें कमाई कहीं दे हो, तर बापक ना खाई हो, मतलब कुछ पुरुष बोलते हैं ऐसा कि कमाओगे तब ना जानोगे, तर भाई कमाने का अवसर दीजिएगा उसको तब ना, ठीक है। इसलिए जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वलिटी की आवश्यकता है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके, खास तौर पे महिलाओं को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, समाज में लैंगिक समानता का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। आज तय कर लिए हैं कि पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको, अगर बैटरी मेरा जब तक से 30% ना पहुंच जाए, क्योंकि 30% पहुंच जाएगा मेरा लैपटॉप फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। 86 है, 30 तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो सही बात है, वीडियो लंबा रहेगा, आराम से देखिए। ऐसा सोचिए कि आप क्लास में बैठे हैं, प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा है और आप आराम से एंजॉय करके सुनिए बस, ठीक है। जितना भी दिमाग में घुसता है घुसने दीजिए, नहीं घुसता है नहीं घुसने दीजिए, बस सुनिए ध्यान से भाई, ठीक है दोस्त, मजे से एंजॉय से सुनो, याद करने की कोई जरूरी नहीं, आराम से 1 घंटा टाइम पास कीजिए मेरे साथ गप्पे के साथ और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। समाज में लैंगिक समानता का महत्व क्या है, ठीक है। देखिए अगर समाज में पुरुष महिला समानता हो जाएगी तो क्या महत्व है इसका। देखिए लैंगिक समानता से न केवल महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है बल्कि समाज का विकास भी तेजी से होता है भाई, ठीक है। इससे महिलाओं को शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में अवसर मिलता है, स्वास्थ्य में अवसर मिलता है, रोजगार में अवसर मिलता है, राजनीति में समान अवसर मिलते हैं। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती हैं लोकतंत्र मजबूत होता है, बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं घटती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व स्तर की संस्था है, आप सबको मालूम है। इसने कहा है कि सतत विकास तभी संभव है जब जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं ना जी, सतत विकास ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और आने वाले फ्यूचर पे कोई नुकसान ना हो। तो जेंडर इक्वलिटी जब तक से नहीं आएगी पुरुष महिला और थर्ड जेंडर तीनों को, ठीक है, पुरुष को भी समान अवसर मिले, महिला को भी, और इसको जो करता है ना उसको भी, ठीक है, तीनों को जब समान अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब हमें समानता का अधिकार मिला है, ठीक है। अभी भी देखिएगा कहीं कहीं पे लड़कियों को जो है ना सिंपल 12th पास कर दी और शादी कर दिया जाता है, ठीक है, उसको और पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, बस बस हो गया, काफी हो गया। चलिए कम से कम ग्रेजुएशन होने दीजिए भाई। और बहुत जगह तो 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ कि उसके लिए रिश्ता आना देखना शुरू, ठीक है। चलिए और 1-2 फादर ऐसे हैं जो कि अपने बेटी को पढ़ाते हैं, बोलते नहीं तुम जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, शादी विवाह का टेंशन मत लो, जब करने का मन करेगा, ठीक है, वैसा सोचेंगे तब हम करवाएंगे आराम से, अभी आप पढ़ो, ठीक है। तो वैसे पिता महान है। चलिए हो सकता है आप में से भी होंगे बहुत से अच्छे फादर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और कुछ लड़कियां भी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ लड़कियां होती हैं जो 17-18 साल की होती हैं, उसके बाद वो खुद सोचने लगते हैं कि मैं शादी करूंगी, ठीक है, वो कुछ ऐसा हरकत ही करने लगती हैं जैसे किसी बॉयज के साथ उसको अक्सर देखा जाता है, ठीक है, तो किसी के साथ पकड़ा गया, तो ऐसे लोगों को फिर बाप भी नहीं संभाल पाता है, फिर उसको विदाई दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हरकत करेंगे तो फिर नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको तो 9 दुगारा करना पड़ेगा। लेकिन जो सिंपल रहती है अच्छे से रहती है सेपरेटली, ठीक है, हाँ बॉयज दोस्त कीजिए लेकिन एकदम नॉर्मल वाला, ठीक है, कोई बॉडी से फिजिकली रिलेशन ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करती हैं तब आप बहुत अच्छे लाइन में, लेकिन बॉडी से रिलेशन करते हैं दैट मीन्स कि आप नेगेटिव लाइन में हैं। उस टाइम फादर भी आपको मैरिज करने के लिए
अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता है यार, ठीक है, तो वो अंत में डिसाइड करते हैं कि इसको मैरिज कर दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे फादर की गलती नहीं है, उस टाइम पे पूरी गलती है गर्ल्स की। चलिए, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ गर्ल्स भी खच्चर होती हैं। सॉरी, मैं बोलने में मतलब मैं मुंहफट आदमी हूँ यार, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है मैं खुल के बोलता हूँ। यूनिट 2 आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब छुआछूत, वायलेंस मतलब होता है कि हिंसा फैलाना। शॉर्ट आंसर टाइप, लैंगिक समानता के सूचक लिखित, ठीक है। तो क्या क्या लिखित होगा हमारा यहाँ पे, लिखिए, राइट अबाउट क्या, इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, असमानता, इक्वलिटी नहीं इन इक्वलिटी, जेंडर असमानता के सूचक बताइए, क्या क्या ऐसा बात है जहां पे जेंडर को असमानता प्रकट होता है। तो देखिए, लैंगिक असमानता मापने का प्रमुख सूचक क्या है कि लैंगिक अनुपात, ठीक है, जेंडर रेशियो, मैं इस वर्ड को नहीं पढ़ूंगा नहीं तो फिर डेंजर हो जाएगा ना। जेंडर रेशियो, शिक्षा में असमानता, स्वास्थ्य में भी असमानता, देखिए खास तौर पे गर्ल्स लोग जब आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो क्या अब इसका देखिए, कुछ कुछ चीजें तो कंपलसरी है, तो नहीं भाई, ये तो आप पुरुष नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब नहीं ले सकता, इसका मतलब ये है कि इसके सेफ्टी पे आपको ध्यान देना है गर्ल्स की, ठीक है। उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराते रहिए, ठीक, उसको अच्छा भोजन दीजिए, अच्छा पोषण दीजिए, ठीक है, जब खास तौर पे प्रेगनेंसी हो। तो ऐसा कर्तव्य ये हस्बैंड का बनता है, ठीक। पोषण पे ध्यान दीजिए। इसके बाद वर्क, जो काम होती है वो भी भागीदारी कीजिए, घर का काम हो चाहे बच्चा परवरिश का काम हो, सभी को पार्टिसिपेट करके कीजिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, देखिए खास तौर पे देखे होंगे गांव घर में कि महिलाएं खड़ा होती हैं वोट में, जीत जाती हैं और उसका पुरुष काम करता है। मुखिया जी खड़ा हुए हैं, उसके वाइफ काम करते, वाइफ खड़ा हुई थी, मुखिया जी काम कर रहे हैं, वार्ड काम कर रहा है, उसकी वाइफ काम कर रही है, ठीक है, मतलब वाइफ खड़ा होती है, जनरली हस्बैंड काम करते हैं। तो ये भी एक असमानता का प्रतीक है। असमान वेतन, खास तौर पे देखिएगा, कोई गर्ल्स जैसे कि काम करने जाती हैं तो एक होता है कुली, एक होता है रेजा, ठीक है, मतलब लेबर और रेजा। जब ढलाई वगैरह होती है तो जो रेजा होती है ना, रेजा जो महिला लड़की लोग होती है उसको रेजा कहा जाता है, महिला जो वर्कर होती है। तो रेजा को वेतन कम मिलता है और लेबर को वेतन ज़्यादा मिलता है। क्या बात करते हो, सही में मैं भी काम किया हूँ। जब मैं 12th में था तब मैं ढलाई में ज़्यादा था, ठीक है। मैं भी लेबर का काम करता था, ठीक है, 12th में मैं लेबर का काम किया हूँ। और मुझे उस टाइम पे 300 रुपया मिलता था। तो मैं 12th का पढ़ाई में पैसा घट जाता था तो मैं लेबर वगैरह का काम करता था, कैटरिंग में भी जाता था काम करने, ठीक है। गुपचुप कभी कभी कैटरिंग में गुपचुप बेचने जाता था, पूरा हाथ जलने लगता था रात भर, लेकिन किसको सुनाएंगे दर्द, ठीक है। अपने मस्त रहो यार, जो भी है लाइफ में, जो भी सिचुएशन आए चलो बोलो ये भी सही है और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आइसक्रीम भी मैंने बेचा है, तो ये मत सोचेगा कि काम छोटा है, ठीक है। तो समान वेतन नहीं मिलता है गर्ल्स को, ठीक है, ये सूचक बताते हैं, ये सूचक बताते हैं कि समाज में असमानता है पुरुष और महिलाओं में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों की तुलना पीछे है महिलाएं, ठीक है। एक देखिए कि लिंग अनुपात होता है, ठीक है। लिंग अनुपात में क्या होता है, अक्सर देखिएगा कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, और लिंग अनुपात हरियाणा में देखिए मात्र कितना है, 768, ये 768 को महिलाएं हैं प्रति हजार पुरुष में भारत में, हरियाणा में, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना है, मतलब इतना महिला गायब है, प्रत्येक हजार 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 को पुरुष जिस एरिया में रहती हैं उसमें 1000 को महिलाएं भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हरियाणा में ऐसा नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, केवल केरल में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1006 को महिला है और 1000 पुरुष है। बाकी सब जगह वहाँ पे गर्ल्स की संख्या कम है, ठीक है। हर कास्ट में आदमी चाहता है कि बेटा पैदा हो, अरे भाई बेटा क्या करेगा तुमको, मानता हूँ बेटा घर में रहता है, लेकिन बेटी को भी आप उतना ही तवज्जो दीजिए, ठीक है। चलिए, इन फ्यूचर आप भी हस्बैंड बनिएगा, आप भी वाइफ बनिएगा किसी का, दोनों को समान महत्व दीजिएगा, ठीक है, हस्बैंड हो या मतलब बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। चलिए, अगला आता है बाल विवाह को लैंगिक हिंसा के रूप में स्पष्ट कीजिए।
बाल विवाह जो होता है वो एक प्रकार का लैंगिक हिंसा है। कैसे बताइए? 18 साल से कम उम्र की लड़की से अगर आप शादी करते हैं और 21 साल से कम उम्र के लड़का से अगर आप शादी करते हैं तो ये आपका एक लैंगिक बाल विवाह है। ठीक। और मेरा एक दोस्त है, उसको हम समझाएं, अरे बुढ़वा को मतलब गाली देने का मन करता है ससुर को। 17 साल की लड़की से शादी किया है यार, सिंपल 10th पास है। ठीक है। और मतलब उसका भी, मेरा एज 24 है, उसका एज 25 है। ठीक है। तो हम बोले यार कि इतना तुम नाबालिग से शादी कर रहा है। वो बोलता है ना सागर, सही है यार, बेसी उम्र कर रहा है लड़की संग ना कर वो। हम कहे बुढ़वा। ठीक है, हमको ही बोलता है कि नहीं, तो हम बोलते हैं कि हमसे जब पूछा जाता है कि आप किससे लड़की की शादी कीजिएगा, तो मैंने क्राइटेरिया रखा है कि वो कम से कम ग्रेजुएट पास हो। देखिए मेरा ये अलग क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट पास हो और उसका एज कम से कम 20+ हो। ठीक है। तो हमको बोलता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। ठीक है। चलिए, तो हमको आदमी बुड़बक समझा देता है मेरा दोस्त लोग। तो हम समझाने नहीं जाते हैं कि जो भाई जो समझना है समझो। वो नाबालिग से शादी कर लिया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कर लिया है। अब उसको प्रॉब्लम कहाँ हुआ, जब उसका प्रेगनेंसी हुआ तो उसको फिर जनरल ऑपरेशन से बेबी नहीं हुआ, उसको पेट काटना पड़ा। पेट काटना मतलब वही बड़ा ऑपरेशन, सीजर चलाना पड़ा। ठीक है। झेला कौन? वही झेला, उसकी वाइफ झेली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उसकी वाइफ को हुआ। ठीक है। 18 साल में हो गई माँ, मतलब 18 साल भी ठीक से नहीं हुआ था यार। तो एक तरह से चाइल्ड मैरिज यही है। और अंत में झेलना किसको पड़ेगा? लड़की को झेलना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है। बॉडी कमज़ोर हो जाता है। ठीक। पेट पे सीजर चलता है, वो तो अलग मैटर ही है। वो 21 साल प्लस रहेंगे तो आपको संभावना कम है कि सीजर चले। ठीक है। सीजर मतलब बड़ा ऑपरेशन। ठीक है। सीजर मतलब कैंची चलाना, पेट में कैंची चलता है, सीजर चलता है जब बड़ा ऑपरेशन होता है। तो चलिए, मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल काम कर चुका हूँ। आफ्टर 12th, मैं 12th में लेबर क्लिक काम किया, उसके बाद 12th पास होने के बाद फिर मैं मेडिकल लैब ज्वाइन किया था, वहाँ पे 3 साल काम किया हूँ। तो मुझे ये सब के बारे में बहुत अच्छा से नॉलेज है और मैं बोलने में ज़रा सा भी शर्म नहीं करता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 21 साल से पहले मत कीजिए। अगर किसी का हो गया है तो फैमिली प्लानिंग आगे मत बढ़ाइएगा। ठीक है। अदरवाइज ये आपका लैंगिक असमानता हो जाएगा आपके साथ। चलिए, मैं रियल लाइफ इवेंट देने लगता हूँ आप लोगों को। रियल लाइफ इवेंट ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। बाल विवाह लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य किस पे इफेक्ट करता है? उसका पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गया। 10th पास करके आई थी, अभी 10th पास नहीं है, पढ़ाई छूट जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है। अब बच्चा बड़ा होगा तब जाके फिर पढ़ाई कंटिन्यू होगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। यह उन्हें कम उम्र में मातृत्व की ओर धकेलता है। ठीक है। जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होती हैं। उनकी स्वतंत्रता छीनकर उन्हें घरेलू हिंसा तथा निर्भरता में स्थिति में डाल देता है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन HB% 12 ग्राम से कम रहता है तब तो थोड़ा ठीक है, मतलब 10 ग्राम तक भी रहे तो ठीक है। 10 से कम हो जाता है, जैसे 9 हो गया, ठीक है, या 8 हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब रक्त में, बॉडी में खून कितना है, तो 8 ग्राम या 9 ग्राम है, तो संभावना रहेगा कि बच्चा जो आपका है थैलेसीमिया से पीड़ित हो जाएगा। थैलेसीमिया माने कि बच्चा का खून नहीं बनेगा, उसको हर महीने अलग से खून चढ़ाना पड़ेगा। हर महीने, हाँ भाई, हर महीने खून चढ़ाना पड़ेगा। थैलेसीमिया का पेशेंट को हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। और यह होता है माँ में खून की कमी। अगर जब माँ प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, गर्भ धारण की हो, उस टाइम अगर बच्चे का माँ के शरीर में 8 ग्राम 9 ग्राम खून रहता है, मतलब 10 ग्राम से कम खून रहता है, तो संभावना रहता है कि बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित हो, बच्चा कुपोषित पैदा होगा, बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। और माँ के स्वास्थ्य में भी खतरा रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में शायद उसका कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए पहला हेल्थ देखिए। हेल्थ ठीक है तब जाके आप मैरिज कीजिए। मैरिज भी करते हैं तब जाके आप फैमिली प्लानिंग कीजिए, जब आपका हेल्थ सही हो, मेंटल स्थिति सही हो, फिजिकल स्थिति सही हो और इकोनॉमिक स्थिति भी सही हो। आपका पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। ठीक है। अगर ये 4 चीज़ आपके पास है तब आप मैरिज कीजिए। नोट डाउन। और एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई केवल करने बात नहीं है, मैं रियल लाइफ इवेंट में बात करता हूँ। ठीक है। आप मुझे बड़े भाई मान सकते हैं, मेरा दोस्त मान सकते हैं, सबसे अच्छा है कि दोस्त मानिए। ठीक है। खुल के बातें करेंगे। मैरिज करने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम उम्र गर्ल्स की, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, 20 ईयर प्लस हो गर्ल्स। ठीक है। और बॉयज़, बॉयज़ का तो ऐसे भी 22
प्लस ही हो जाता है, बॉयज़ 22 प्लस हो और गर्ल्स 20 प्लस हो। इसके साथ ही आपका मेंटल स्थिति सही हो, ठीक, फिजिकल यानी कि आप शारीरिक रूप से सही हो, मेंटल स्थिति सही हो, फिजिकल स्थिति सही हो, आप इकोनॉमिकली सही हो, इकोनॉमिक मतलब आपके पास पैसा वगैरह हो, ठीक ठाक हो, ठीक है, कम से कम महीने के 20,000 कमा लेते हो, 20 नहीं तो गांव घर में रहते हैं तो 10,000 भी मान सकते हैं, शहर में रहते हैं तो 20,000, इतना कम से कम कमाना ही चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य, आप हेल्थी हो, ठीक है, ये 4 चीज़ देख लीजिए तभी आप मैरिज की और आगे बढ़िए और फैमिली प्लानिंग कीजिए, अदरवाइज आप मत कीजिए। ये जेंडर इक्वलिटी इसीलिए टॉपिक को रखा गया है ताकि आप लोग बाल विवाह से बच सके, सबसे मेन पॉइंट है इसी का कि आप बाल विवाह से बच सके और स्त्री पुरुष में समानता लाएं। ये टॉपिक पढ़ाने का, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं आप लोगों को, मैं ही पढ़ा देता हूँ यार, ठीक है। चलिए, और माँ बाप खुल के बताएंगे नहीं, टीचर भी खुल के नहीं बताता है, लेकिन मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं खुल के बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को स्टूडेंट नहीं अपना दोस्त समझता हूँ, ठीक है। चलिए, समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन सोसाइटी। तो देखिए, महिलाओं के प्रति भेदभाव शिक्षा में होता है, रोजगार में होता है, स्वास्थ्य में होता है, राजनीति में होता है, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा रोजगार में असमानता तो मिलता ही है, राजनीति में भी कम प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा स्वास्थ्य में, पोषण में कमी दिखाई देती है, ठीक है। मैंने हीमोग्लोबिन वाला उदाहरण देके बताया आपको, आप लिख सकते हैं एग्जाम में, मैं जितना बता रहा हूँ मुंह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसके अलावा भ्रूण हत्या, यानी कि जब बच्चा होता है देखिएगा तो गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जाता है कि हाँ लड़की है तो पेट में ही मार दो इसको, ऐसा होता है। भ्रूण हत्या इसी को बोलते हैं, जब माँ के गर्भ में, ठीक है, बेटी रहती है और अगर इस बेटी को पेट में ही मार दिया जाता है, ठीक है, पेट में ही अगर मार दिया जाता है, ये पेट है, पेट में ही अगर अल्ट्रासाउंड करवा के मार दिया जाता है और इसको फिर वजाइना का माध्यम से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है भ्रूण हत्या, समझे। और जैसे ही गर्भ धारण होता है 1 से 2 वीक में उसका हार्ट वगैरह बनने लगता है बेबी का, तभी इसको पता करके मार दिया जाता है, इसी को भ्रूण हत्या कहा जाता है। मैं इतना डीप बता दे रहा हूँ आपको कि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में जब बच्चा होता है सबसे पहला उसका जो बॉडी बनता है उसको कौन सा पार्ट बनता है, गैस कीजिए। सबसे पहला पार्ट बनता है उसका हार्ट, हृदय, ठीक है, क्योंकि हृदय ही बनेगा तब ना वो धड़कना शुरू करेगा। तो बच्चा का जो सबसे पहला अंग बनता है बेबी के, उसको बोलते हैं हृदय, हार्ट। मनुष्य के शरीर में बनने वाला सबसे पहला अंग हृदय होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट डेवलप होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ फंक्शन वगैरह डेवलप होता है, और सबसे लास्ट में डेवलप होता है हमारा दांत, जो कि बाहर आने के 6 महीना बाद निकलता है, ठीक है। चलिए, एक गोला में आने के बाद, तो इसमें जो है भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, संपत्ति में असमानता का अधिकार, मीडिया में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण भी भेदभाव के रूप में माना जाता है, ठीक है। हाँ, और कुछ में महिलाओं की भी गलती है, क्योंकि महिलाएं जो हैं खुद को ऐसा एक्सपोज करती हैं, ऐसा दिखाती हैं अपने बॉडीज को कि उसमें पुरुष जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। चलिए, अगला आता है हमारा यहाँ पे, घरेलू हिंसा और उसका महिलाओं पर प्रभाव स्पष्ट करें। एक्सप्लेन डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, देखिए, घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न शामिल है, ठीक है। खास तौर पे देखिए, जब किसी का शादी होता है तो उसको फादर के यहाँ से ये टॉर्चर किया जाता है, खास करके सास लोग टॉर्चर करती है, क्या कहती है कि तय अपन बाप घर से किया आन ले हैं, यह आनल है, देख फलना का आदमी, फलना बहुटी की आन के रख दे रहे, मतलब क्या क्या ला के रख दिए, ठीक है। तो इस तरह से देके ताना दिया जाता है, ठीक है। तर बाप घर, मतलब जब लड़की को बाप के नाम से कोई बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, मैंने खास तौर पे गौर किया है, ठीक है, कि बाप मतलब उसके पिताजी को लेकर, उसके नैहर को लेकर कोई गाली मत दीजिएगा कोई भी पुरुष, नहीं तो ना फायर हो जाएंगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा यहीं से शुरू होता है कि दहेज कम दिया है तो सामान कम दिया है, ठीक है, तो खाली बेटियां दे रही है, यही सब के माध्यम से घरेलू हिंसा होता है,
ठीक है। यह महिलाओं की आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। घरेलू हिंसा में महिलाएं समाज में भागीदारी से वंचित हो जाती हैं, उनकी प्रगति रुक जाती है। साल 2005 का घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। घरेलू हिंसा, ठीक है, से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बनाया गया, कब बनाया गया? 2005 में, ठीक है। इसमें अगर ससुराल वाले, ठीक है, कोई भी, उसका हस्बैंड, उसकी सास, उसका ससुर, कोई भी उसको प्रताड़ित करता है महिला को किसी भी नाम पे, तो महिला केस करवा सकती है, थाने में रपट लिखवा सकती है और आपको जेल घुसवा सकती है। सो बी केयरफुल बॉयज, ठीक है। चलिए, कल दिन आप लोग भी सास बनिएगा, पहले तो बहू बनिएगा, उसके बाद सास। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा सास लोग क्या बुराई होती हैं, ठीक है। तो मतलब वो मत सोचिएगा कि हाँ मैं, मेरा बेटा है तो ये हो वो हो, तब तो फिर हो गया। कुछ आप भी सहिएगा, कुछ वो भी सहेंगे, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी एंड लीगल प्रोविजंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यूनिट 3। 3 यूनिट हमारा पहुंच गए हैं, ठीक है, और एक यूनिट बचा है। व्हाट इज CEDAV, ठीक है। सीडो क्या है? ये सीडो क्या है जी? CEDAV, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। सी से होता है हमारा क्या? तो कॉन्वेंशन, ठीक है, कॉन्वेंशन। ई से होता है क्या? तो इसका हो जाता है इलिमिनेशन। डी से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। और ए से हो जाता है हमारा अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। कंप्लीट इसका फुल फॉर्म बनता है, क्या बनता है? कॉन्वेंशन ऑन द इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 1979 में स्वीकार किया गया। इसमें बोला गया है कि अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई भेदभाव या छुआछूत करता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है कोर्ट में जा सकती हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। और कोई अगर आपको छुआछूत करता है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम इस मंदिर में नहीं घुस सकती, ऐसा होता है ना बहुत जगह। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे गर्ल्स को एंट्री नहीं मिलता है। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग के भी अगल बगल में बहुत सारा ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे गर्ल्स को एंट्री नहीं मिलता है, जबकि वहाँ पे मुख्य देवी हो सकता है जो देवी हों, मुख्य जो देवता हैं या देवी हैं, ठीक है, देवी हों, और वहाँ पे गर्ल्स की एंट्री नहीं है, ठीक है। और आदमी तोड़ भी नहीं पाता है भाई, डर लगता है। भगवान से तो किसको डर नहीं लगता है, ठीक है। भगवान अल्लाह से सबको डर लगता है ना। चलिए, और जो नहीं डरता है उसी को बोलते हैं वाह ग्रेट पर्सन लाइक ओशो, ठीक है। चलिए, वास्तव में वही इंसान है जो भगवान को डर से नहीं पूछता है बल्कि इज्जत से पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ये है, इस सब को डिस्क्रिमिनेशन को कि गर्ल्स नहीं पूजा करेंगी, ये सब क्या, ये सब डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत का एक प्रकार है। ओके दोस्त, समझ गए। चलिए, अगला आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोरी प्रोविजन एक्ट। दहेज प्रथा अधिनियम के बारे में बताओ। अब आ जाओ बेटा। कितना लेगा? 5 लाख, 10 लाख? अच्छा। चलिए, जीरो बैलेंस, नो डिमांड पे शादी करेंगे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम यानी कि डोरी बोला जाता है इंग्लिश में, दहेज प्रथा तिलक बोलते हैं आम आदमी, ठीक है। तो मैंने देखा है, देखिए मैं रियलिटी बताता हूँ, अपना बीता हुआ घटना, ठीक है, और इसको हो सकता है आपको बुरा लगे। जैसे मैं अभी हूँ, ठीक है, मैंने अभी तक लगभग कितना 12-13 को लड़की देखा यार, ठीक है, और मुझे पसंद भी आया 3-4 जो ग्रेजुएट थी और अच्छा खासा दिखती भी थी, ठीक है, और ठीक ठाक थी। तो उन लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया मुझे मालूम है? वो लड़का तो ठीक दिख रहा है लेकिन इसका गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, इस कारण से मुझे रिजेक्ट किया गया। क्या बात करते हो सागर भाई, आपको रिजेक्ट कर दिया? हाँ रे भाई, रीजन क्या दे रहा है? गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, इस कारण से इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उन लोग का डिमांड ही है कि हम तिलक देंगे, 10 लाख देंगे, 12 लाख देंगे, लड़का गवर्नमेंट सर्विस वाला होना चाहिए। ये नहीं देख रहा है कि लड़का का कैरेक्टर क्या है, लड़का क्या काम करता है, लड़का घोंचू है ना, भोंदू है ना, क्या है मतलब ना, ठीक है, इसको बोलते हैं ना
कि लड़की बाज है क्या है, उसको उससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए बस। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस है, लड़का को हम तिलक देने के लिए रेडी है। ये लड़की की बाप की मानसिकता होती है, और कुछ कुछ लड़कियों में भी मानसिकता होती है। मैंने गौर भी किया है, मैंने पूछा भी और मैंने उनसे बहुत खराब भी बोला है कि यार तुम लोग ना नौकरी के भूखे हो, तुम लोग लड़का से देख के नहीं प्यार कर रहे हो, उसके नौकरी से प्यार करते हो। ठीक है, तो जो लोग ऐसा सोचती हैं गर्ल्स की गवर्नमेंट सर्विस वाला लड़का चाहिए, बाप का तो पैसा है ही है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग बहुत खच्चड़ हैं। ठीक है, और जो माता पिता ऐसा सोचती हैं वो भी बहुत खच्चड़ है। ऐसा देखिए लड़का काम क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत हद तक लड़की के बाप की गलती है। ठीक है, क्योंकि वही लोग चाहता है कि दहेज देंगे हम पूरा भर भर के, बस लड़का गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए। नहीं लगेगा तो क्या नहीं मिलेगा यार, गजब बात करते हैं हम। नहीं तो दहेज का एक ये भी बड़ा रीजन है। और ऐसे आदमी से भर भर के दहेज लो, जो बोलता है ना कि गवर्नमेंट सर्विस वाला चाहिए, उसको लीजिए एकदम 50 लाख पहुंचा दीजिए, ताकि बाप का और हवा लग जाए। ऐसा आदमी जो देखता है कि केवल नौकरी है और लड़का का कैरेक्टर ही नहीं देखेंगे यार। चलिए, वैसे आदमी को भगवान अच्छा सबक दीजिए ताकि उसका दिमाग खोल सके, सद्बुद्धि हो थोड़ा। चलिए, तो गर्ल्स लोग समझाइएगा अपने माता पिता को कि देखिए पिताजी, अगर लड़का अच्छा है, सही काम कर रहा है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट सर्विस वाला। ठीक है, हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस वाला नहीं मिलता है, और हर गवर्नमेंट सर्विस वाला अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, चलिए। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज की प्रथा को रोकने और महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना या मांगना अपराध माना गया है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, और उन लोग बेशर्मी से देने के लिए भी रेडी हो जाता है। मैंने बोल दिया था कि मैं नो डिमांड पे करूँगा, फिर भी उन लोग नहीं, हमको तो चाहिए गवर्नमेंट सर्विस वाला। मेरा भाग BSK, BSK मतलब समझते हैं, ये एक वर्ड है BSK। ठीक है, चलिए बहुत लोग समझ गए होंगे ना, ये एक वर्ड है जो कि गाली में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप महिलाओं के लिए। अच्छा, इसको ना अभी लॉन्ग आंसर टाइप में और करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा, अभी लॉन्ग आंसर ये वीडियो रहेगा। महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। महिलाओं को क्या कानूनी अधिकार दिया गया है और क्या क्या प्रावधान दिया गया है, अब जानेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है आर्टिकल 15 के तहत, जिसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी महिला से। समान अवसर का अधिकार मिला है आर्टिकल 16 से। जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, कोई किसी महिला का हत्या नहीं कर सकता, हालांकि किसी भी व्यक्ति का हत्या नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको पूरा अपने जीवन स्वतंत्रता से अधिकार है जीने का, तो इसको भी बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाती हैं गर्ल्स, मतलब जब अच्छा लड़का मिलता है तो अपने पुराने वाले को छोड़ देती हैं। ठीक है, गर्ल्स क्या बोलते हैं कि गर्ल्स प्रेफर ऑलवेज बेटर ना, तो यही यही चीज़ इन लोग को नीचे गिराता है। कुछ कुछ में ऐसा एटीट्यूड होता है, मैक्सिमम में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जैसे आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं और मान लीजिए 5 ग्रुप आदमी आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक महिला है अकेले और 4 गो पुरुष है उस ऑफिस में। तो अगर कोई पुरुष आपको गलत दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है, हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है, इसी को बोलते हैं कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न। कोई आपको कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके 2013, ठीक है, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के तहत 2013 के तहत उसको जेल में घुसवा सकते हैं, जेल की हवा खिला सकते हैं, लाल खिचड़ी खिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कानून में महिला सुरक्षा के अधिकार को जानती है। अब आप इन सभी को नोट कर लीजिए, आपको हो सकता है जरूरत पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका बताना है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हित को बढ़ावा देने वाला संवैधानिक निकाय है। यह सरकार को नीतियों और कानून में सुधार हेतु सिफारिश देता है, महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और जागरूकता फैलाता है।
यह आयोग में महिलाओं के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब आता है अंतिम यूनिट, यूनिट 4। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे फिर हम लोग। यूनिट क्या है? 4, टुवार्ड मेजरिंग जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, इक्विटी एंड इक्वलिटी। शॉर्ट आंसर टाइप पहला क्वेश्चन है हमारा जेम। ठीक है, जेम, व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ठीक है, ये जेम क्या है? लैंगिक सशक्तिकरण माप। मेजर क्या होता है? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर क्या होता है? तो देखिए, जेम मतलब जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, लैंगिक सशक्तिकरण माप। एक सूचक है, एक इंडिकेशन है, एक सूचक है जो यह बताता है, यह मापता है, यह जांचता है कि महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कितनी सशक्त हैं। ठीक है, जिसमें महिलाओं की आय देखा जाता है कि आय कितनी है महिला की, संसदीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक पदों पे कितनी महिलाएं पहुंची हैं, कितनी महिलाएं राजनीति पे पहुंची हैं, कितनी महिलाएं सर्विस कर रही हैं, प्राइवेट जॉब कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, कितनी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, इन सभी बातों पे यह डेटा ध्यान देता है। देखिए, मैं मलट डोनेट किया हूँ ना, तो अभी थोड़ा सा चक्कर दे रहा है आप लोग को इतना देर तक बोलने के बाद। और आप लोग बोलते हैं कि भाई मेरा वीडियो मेरा वीडियो। अरे भाई, मैं दिन का 6 को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे आराम करना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। क्या लगता है यार? हाँ, नहीं तो मैं हम घर पे बैठ के आराम नहीं करता हूँ। ठीक है, रियलिटी। मैं दिन में ना बहुत कम सोता हूँ, तभी सोता हूँ जब मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत ज़्यादा, या फिर जब मैं बीमार पड़ता हूँ तभी मैं दिन में सोता हूँ, नहीं तो दिन भर मैं काम करते रहता हूँ आप लोगों का या अपना। ठीक है, तो मैं आलसी या कोरी व्यक्ति नहीं हूँ। चलिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग का अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो, इसलिए खुद को भी अपडेट करता रहता हूँ। अगला आता है लैंगिक लेखा परीक्षा, जेंडर ऑडिट की परिभाषा करें। चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं, पढ़िए। जेंडर ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था या संगठन, जेंडर ऑडिट क्या होता है? किसी संस्था या संगठन की नीति होता है, कानून होता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि कैसे काम कर रहे हैं, वे महिला और पुरुष दोनों के लिए कितने समान और न्याय संगत हैं। इसका उद्देश्य समानताओं को पहचान और सुधार लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं को सुधार लिया जाए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लेट लेता हूँ यार। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जा रहे हैं तुरंत बस। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर डिग्रेडेशन डाटा। लिंग विभाजित आंकड़ों का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जेंडर डिग्रेडेशन डेटा का अर्थ है, लिंग विभाजित आंकड़ों के डेटा का महत्व क्या है? कि आंकड़ों को पुरुष और महिलाओं के आधार पर अलग अलग प्रस्तुत करना। ठीक है, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि समाज में विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, रोजगार हो गया आदि में महिला और पुरुष की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे नीति निर्माताओं, यानी कि नया नया हम कानून बनाएंगे अगर कुछ नई चेंजेस हो रहा है तो। ठीक है, इन सभी पे हम लोग ध्यान देंगे। फोन आ रहा है, नहीं उठाएंगे दोस्त, आपका क्लास कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा डिस्कस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, डिस्कस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर्स, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक और उसके सूचकांक पर चर्चा कीजिए। देखिए, ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पे, विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो महिला और पुरुष हैं इनमें क्या क्या असमानता है ये आपको जांच के देता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इसमें 4 प्रमुख शामिल है। क्या क्या? तो आर्थिक भागीदारी कितनी है महिलाओं की पूरे विश्व में, ये मापता है। दूसरा चीज मापता है कि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ये मापता है। तीसरा चीज मापता है कि स्वास्थ्य और जीवन
कितना बेहतर है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की। और चौथा चीज मापता है कि पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेट है महिलाओं की। ठीक है, राजनीति में सशक्तिकरण इस सूचकांक से पता चलता है कि किसी देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कितनी प्रगति कर पाई हैं। यह वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति को मापने का एक प्रमुख उपकरण है। ठीक है, और यह कौन जारी करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ओके दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा चार्ज कितना हो गया? 40% है ना। हाँ, तो इसमें आ जाता है लैंगिक समानता और लैंगिक समान अधिकार की अवधारणा पर चर्चा कीजिए तथा समाज में उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये सारा आप नोट्स जो है अब मैं दे देता हूं, मैं और बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, थक गया हूं। ये ऐप के बारे में सबको मालूम है, ऐप ज्ञान सागर नाम है। यहीं पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ऐप पे आइएगा, यहाँ पे अपना पूरा नाम दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। ऐप आपके OTP आएगा मोबाइल पे। उसके बाद यहाँ पे आना है ऑल कोर्सेस में। ये स्लाइड पार होते रहेगा, आपको आना है ऑल कोर्सेस में और यहाँ से आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज करना है। अगर आप अभी कोर्स परचेज कीजिएगा तो यह 60 रुपया का कोर्स रहेगा। यहाँ पे जैसे 25 लिखा है ना, आपका 60 रुपया लिखा रहेगा। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा, फिर सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से सेक पेपर में जाइएगा। सेक पेपर में फिर आपको जेंडर इक्वलिटी मिलेगा, उसको आपको ले लेना है। ठीक है, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। ये 60 रुपया मैं किस लिए ले रहा हूँ? तो यह सब सब्जेक्ट, चाहे का जितना भी सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8, 8 सेमेस्टर का मैं ले रहा हूँ 60 रुपया। कंप्लीट ग्रेजुएशन का फीस है, 4 साल का फीस है भाई 60 रुपया, 4 साल का। ठीक है, मतलब अभी अगर आप खरीदिएगा पास 2025 में तो आपका 4 साल 2029 में जाके ये एक्सपायर होगा। 60 रुपया में 4 साल तक फ्री में पढ़ाई होगा। यहाँ पे जितना भी नोट्स रहेगा सब एक्सेस करेंगे आप। तो ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, 1 साल का 15 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, और वो ऐप का खर्चा मेरा उतना मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो 60 रुपया में कोचिंग फीस है, 60 रुपया में 4 साल का। इतना मेहनत से नोट्स बना के दूंगा 4 साल, तो 60 रुपया तो लूंगा ना दोस्त। इससे बोलिएगा कि इससे कम में तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई व्यक्ति जो 4 साल आपके लिए मेहनत करेगा, 60 रुपया नहीं लेंगे तो और क्या। आदमी इतना इतना फीस रखता है, मैं कोई फीस नहीं रखा हूँ, मैं बस खर्चा निकाल रहा हूँ। ठीक है, जिससे भी मेरा पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, मेरा एडमिशन लगता है 40,000 रुपया B.Ed में। मैंने दोस्तों से पैसा लेके एडमिशन कराया है B.Ed में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर मिल जाएगा। जेंडर इक्वलिटी के बारे में पहले जानना होगा कि अर्थ क्या है इसका, ये बताया गया है। फिर जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है ये आपको जानना है। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, ये बताया गया है। ठीक है, फिर पॉइंट वाइज इस तरह से पढ़ लीजिएगा और लास्ट में अपना निष्कर्ष लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, समाज में महिलाओं को झेलनी पड़ने वाले भेदभाव और हिंसा के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस फेस्ड बाय वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो समाज चलता है वो पितृसत्तात्मक चलता है। पितृसत्तात्मक माने पिता के वंशज से, यानी कि बेटी जन्म लिया तो किसके घर जाएगी? बेटा के घर। बेटा किसके नाम से जाना जाएगा? बाप के नाम से। फिर उसका बेटा उसके बाप के नाम से, मतलब बेटी का नाम ही नहीं आता है। तो पिता के वंशज से जो चलता है उसी को बोलते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के वंशज से जो परिवार चलता है उसी को पितृसत्तात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पैट्रियार्की के बारे में पढ़ना है। फिर भेदभाव का प्रमुख कारण क्या क्या है ये आपको जान लेना है। फिर हिंसा के रूप जानेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या प्रभाव होता है ये जानिएगा। और लास्ट में आ जाता है आपका यहाँ पे निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, खुद से, खुद का भी दिमाग लगाना है सब कुछ। देखिए मैं आपको 60% सपोर्ट करूंगा, 40% आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान स्पष्ट करें कि क्या क्या कानूनी अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ये बताइए। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा गया है, कौन सा एक्ट क्या क्या है, कब है, ये सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1 मार्क्स में भी आपका आएगा। ठीक है, और मैं 1 मार्क्स का अलग से वीडियो लाऊंगा कल।
और क्वेश्चन पेपर का भी। हालांकि क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, फिर भी मैं और एक वीडियो लाऊंगा। घरेलू हिंसा और इसका महिलाओं समाज पर पड़, अरे भाई दर्द करने लगा यार माथा। चलिए मैं और नहीं कर पाऊंगा यार, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से पूरा का पूरा ऐप में सब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जस्ट अभी कर दूंगा। ठीक है, 8 बजते बजते कर दूंगा। थैंक यू, बाय। पढ़ लीजिए अच्छा से। और इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन सब करा दूंगा। देखिए मैं अकेला हो गया हूँ, अरुण जो है ना, अरुण भी बहुत छुट्टी मारते हैं, खाली छुट्टियाँ मारता है वो। अब प्रेरणा का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, नहीं तो प्रेरणा वीडियो सही सा ठीक ठाक देती हैं। प्रेरणा का एग्ज़ाम चल रहा है एमएससी का, ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएगा, कल लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद प्रेरणा भी फ्री हो जाएंगी तो प्रेरणा को दे देंगे। और अरुण तो छुट्टियाँ मारते हैं, अगर ठीक से काम नहीं करेंगे अरुण तो अरुण को शायद निकालना पड़ जाएगा। देखिए सही से काम नहीं कीजिएगा तो फिर भाई कोई नहीं रखेगा, सिंपल सी बात समझ रहे हैं ना। मैं बोलता हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो बनाओ यार, उन लोग नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब प्रेरणा तो बना भी देती हैं, लेकिन अरुण 2 वीडियो नहीं बनाता है। 2 दिन में 1 वीडियो बनाएगा, 3 दिन में 1 वीडियो बनाएगा। ऐसा में थोड़ी ना चलेगा यार। मुझे एक दिन में 6 वीडियो बनाना पड़ता है, 5-6 वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एक दिन में। तो कम से कम उन लोग 2 वीडियो में हेल्प नहीं करेगा तो फिर नहीं ना चलेगा। और फीस मैं देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ। ठीक है, मतलब जितना कमाई है उसका लगभग 40% दे देता हूँ उन लोग में, बांट देता हूँ। ठीक है, तो पैसा देंगे तो काम तो करना होगा ना, नहीं करेगा तो फिर मजबूरन मुझे निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, एक्सेस ले लेंगे, फिर किसी दूसरे को देंगे जो अच्छा काम करेगा। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। कल एक वीडियो फिर आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ओके ना, बाय। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।